हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में कि जो हमारे देश में प्रेसिडेंट की व्यवस्था है, राष्ट्रपति की व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है उसके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि राष्ट्रपति आखिर किसका पार्ट है, यूनियन का, स्टेट का या क्या है। तो राष्ट्रपति जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। अब संविधान में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में सारा प्रावधान पार्ट 5 में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है हमारा, वह यूनियन एग्जीक्यूटिव को डील करता है और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित, वह आर्टिकल 52 से 78 तक हैं। तो पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 से 78 तक जो है यह यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे, तो सबसे पहले इसमें आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे प्राइम मिनिस्टर, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब इसमें जो भी हमारे देश में मिनिस्टर्स होते हैं वो, और एक ऑफिसर भी इसमें आते हैं और वह है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह आप ध्यान रखेंगे कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं उसमें इन्हें कंसीडर किया जाता है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए। अब इन सभी के बारे में हम आगे चलकर एक एक लेक्चर में सबके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान है, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान है, प्रधानमंत्री क्या हैं, किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या प्रावधान है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के इन 5 फंक्शनरीज में से जो सबसे पहला है हमारा, वह है देश के राष्ट्रपति। तो हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वह हमारे देश के हेड होते हैं। देश के हेड हैं, मतलब जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो है इंडिया की, उसके हेड कौन है, उनके हेड प्रेसिडेंट हैं। तो उसके प्रमुख कौन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। तो देश में जो कुछ भी होगा वो किन के नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई भी अथॉरिटी लेगी देश में, वह राष्ट्रपति के नाम से ही लिए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हेड हैं एग्जीक्यूटिव के। किस एग्जीक्यूटिव के, यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड राष्ट्रपति हैं। और इसी तरह स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उस केस में गवर्नर जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति देश का पहला सिटीजन होता है। फर्स्ट सिटीजन जो है वो देश में कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, पोजीशन है, वह देश में एक तरह से यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी के सिंबल के रूप में काम करते हैं, क्योंकि देश में जो राष्ट्रपति है वो पहले सिटीजन हो गए, हेड ऑफ स्टेट हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। तो यह सिंबल हुआ देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी की। अब जब राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया तो इनके इलेक्शंस किस तरह से होंगे। तो जब बात यह आती है कि इलेक्शन किस प्रकार से होंगे, तो हम जानते हैं इलेक्शन 2 तरह से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम लोग एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वह इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में जनता वोट करती है, इसमें कौन वोट करती है, जो भी सिटीजन्स हैं वो वोट करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में सिटीजन वोट नहीं करते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जनता के, वो सभी इसमें वोट करते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन राष्ट्रपति के केस में प्रावधान किया गया है। और यह जो प्रावधान किया गया है, इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए एक इलेक्टरल कॉलेज की व्यवस्था की गई है। यह आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए जो इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए एक इलेक्टरल कॉलेज है। और इस इलेक्टरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वह कौन कौन होंगे, तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, चाहे राज्यसभा हो और लोकसभा हो, इन दोनों ही हाउस के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन इस इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं होगा।
सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस जितने भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हैं इनके भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूटी में ये जो 2 यूनियन टेरिटरी है, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इनके भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, या फिर यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के हो। नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं वह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यह हो गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यह भी हो गया। अब जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वोटिंग किस प्रकार से होगा, तो वोटिंग के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है और क्या होता है यह हम आगे देख लेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू वोटिंग होती है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है। और ये जो बैलेट होता है, जो इलेक्शन होता है, यह सीक्रेट होता है। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटिंग होता है यह भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। और इस केस में जो इलेक्शन होता है इसमें यूनियन और स्टेट के बीच पैरिटी होती है। इसका क्या मतलब है हम यह देखते हैं। मान लीजिए सभी स्टेट यूटी मिला के, जितने भी स्टेट और यूटी हैं इसको मिला के मान लीजिए अगर 1 लाख वोट हैं तो पार्लियामेंट की जो वोट होगी वह भी 1 लाख ही होगी। मतलब जितने वोट स्टेट यूटी को दिए गए हैं उतने ही वोट पार्लियामेंट को दिए गए हैं। ये जस्ट एक एजम्पशन है कि 1-1 लाख हम मान रहे हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करें कि किस तरह से वोटों की गिनती होती है, तो वोट की इस प्रकार से गिनती होती है कि अगर कोई स्टेट है और वहाँ पे मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन है और उस स्टेट में वाई नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड हैं, तो एक्स पॉपुलेशन है, वाई नंबर ऑफ मेंबर हैं, तो इस केस में जो यहाँ की वोटिंग होगी वो हो जाएगी इसकी पॉपुलेशन मतलब x डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1/y, मतलब y से भी डिवाइड करेंगे। तो इससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो इस केस में जो नंबर आएगा वह यहाँ का वोटिंग होगा। और इसी तरह से जब हम सारे स्टेट का निकाल देंगे तो जो पूरा वोटिंग होगा, मान लीजिए सारे स्टेट का हम एक साथ निकाल लिए और वो मान लीजिए टोटल जेड आता है, तो यही जेड पार्लियामेंट को भी अलॉट कर दिया जाएगा। और जो एक मेंबर की वोटिंग होगी पार्लियामेंट के केस में वह जेड बाय टोटल मेंबर हो जाएगी, जो टोटल मेंबर पार्लियामेंट के हो गए। चाहे लोकसभा और राज्यसभा वो दोनों को जोड़ के इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होंगे, उसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा, सीक्रेट बैलेट होगा और यूनियन और स्टेट के बीच पैरिटी होगी वोटिंग के केस में। मतलब यूनियन के पास जितने वोट होंगे उतने ही वोट स्टेट के पास होंगे। अब जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो सबसे पहला यह है कि उसे भारत देश का एक सिटीजन होना पड़ेगा, मतलब वह देश का नागरिक हो, 35 वर्ष कम से कम उम्र एज हो और लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता हो। यही 4 कंडीशन है। पहला हो गया कि सिटीजन होना चाहिए। अगर कोई सिटीजन नहीं है इंडिया का और वह चाहता है कि हम इलेक्शन लड़ लें राष्ट्रपति का, तो संभव नहीं है। 35 वर्ष कम से कम एज होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। यहाँ इस केस में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर है तो यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर एमएलए एमपी है तो यह भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। अब जो कोई भी व्यक्ति इस 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, फिर उस केस में भी अगर वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, मतलब नॉमिनेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो जब कोई भी व्यक्ति, अब ऐसा कंडीशन फुलफिल करने वाला इस देश में काफ़ी सारे व्यक्ति हैं, लाखों छोड़ो करोड़ों में है, तो उस करोड़ों लोग में से कोई भी 100, 200, 10,000 लोग आके चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो इनको रोकने के लिए यह व्यवस्था किया गया है कि अगर आपको नॉमिनेशन फाइल करना है राष्ट्रपति के लिए तो आपके पास 50 प्रपोजर होने चाहिए और 50 व्यक्ति सेकेंडर होना चाहिए। और ये जो 50-50 है इसमें बात हो रही है मेंबर्स की। 50 जो बात हो रही है ये मेंबर्स की वाली थी। और मेंबर्स कौन? जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 50 व्यक्ति प्रपोजर में होने चाहिए और 50 एमपी सेकेंडर में होने चाहिए। अगर इतने का सपोर्ट है किसी के पास तभी वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। साथ ही साथ 15,000 रुपये की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होगी। अब इन सभी के बाद अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है राष्ट्रपति का तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ और अफर्मेशन करवाते हैं। मतलब उनका जो शपथ होता है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। और अगर यह अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह उनको ओथ दिलवाएंगे। तो जब व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया गया है, जब ऑफिस जाएंगे, ऑफिस एज्यूम करेंगे, तो ऑफिस लेने के पहले एक ओथ होता है और वो कौन कराएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह उनको शपथ दिलवाएंगे। एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया गया हो तो उसका टर्म क्या होगा? क्या वह दोबारा इलेक्ट हो सकता है? तो जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है तो उनका टर्म 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। एक बार राष्ट्रपति चुनने के बाद जब उनका एक कार्यकाल खत्म होता है तब वह दोबारा भी कार्यकाल के लिए एलिजिबल हैं। वह दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और अगर जीतते हैं तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। और ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स किया जा सकता है। कोई बार नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति रहेंगे, 3 बार रहेंगे, 4 बार रहेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की, तो वहाँ 2 बार मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। अब बात यह है कि जब 5 वर्ष पे इलेक्शन हो और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए इस बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा हो तो उस केस में भी वह तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक कि अगले राष्ट्रपति चार्ज नहीं ले लेते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति के पोजीशन पर हैं वह अगले राष्ट्रपति के आने तक अपना पोस्ट वैकेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, ऑफिस में रहने के दौरान, तो उस केस में उसका चार्ज वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राष्ट्रपति का चार्ज दे दिया जाता है और इस समय वो राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल केस है, इलेक्शन का केस है, तो उस केस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम नहीं करेंगे। उस केस में वह तब तक अपने पोस्ट पर रहेंगे जब तक कि अगले राष्ट्रपति चार्ज नहीं ले लेते हैं। हाँ, अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में यह प्रावधान है कि वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। ये तो हो गया टर्म ऑफ ऑफिस, री इलेक्शन। लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति को रिजाइन करना हो तो क्या करेंगे? तो कोई भी राष्ट्रपति चाहे तो अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति कभी भी अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं और अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो फिर उस केस में उपराष्ट्रपति उनका रेजिग्नेशन स्वीकार करेंगे और एज ए राष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं, अगर यह है कि किसी राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा? तो किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक ही प्रावधान है और वह है इम्पीचमेंट का। और इम्पीचमेंट करने के लिए एक सिंगल ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट के प्रोसेस से जाना पड़ेगा और इसके लिए जो ग्राउंड है वो क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ध्यान रखिए कि जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी इस फ्रेज को डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो लेकिन यह एक ग्राउंड है। जब कभी भी इस तरह का कोई
प्रोसीडिंग इनिशिएट करना हो किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है और इसलिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना है, तो इसकी शुरुआत पार्लियामेंट में होगी और पार्लियामेंट का कोई भी हाउस इसको शुरू कर सकता है। मतलब चाहे तो लोकसभा इसको शुरू कर सकती है, चाहे तो राज्यसभा इसको शुरू कर सकती है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने का काम दोनों में से कोई भी सदन कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है और राज्यसभा भी कर सकती है। लेकिन जो भी सदन इसको शुरू करेगा उसके 1/4 मेंबर का साइन होना मैंडेटरी है। जब कभी भी इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जाएगा, अगर लोकसभा करती है तो उसके 1/4 मेंबर, और अगर राज्यसभा करती है तो उसके 1/4 मेंबर के साइन से, या लोकसभा के केस में स्पीकर के पास और राज्यसभा के केस में चेयरमैन के पास देना होगा। जब इस तरह का कोई भी मोशन लाने का या सबमिट किया जाएगा तभी इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा, और ऐसा कोई भी मोशन लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर 14 दिन पहले नोटिस नहीं दिया जाता है तो यह इनवैलिड हो जाएगा। अगर 14 दिन पहले आप नोटिस दे दिए हैं, 1/4 मेंबर के साइन से आप सबमिट कीजिए स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास, और फिर उस केस में इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा। इम्पीचमेंट मोशन को पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। मतलब अगर लोकसभा में पास कराना है तो 2/3 चाहिए किसका? लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ की। टोटल स्ट्रेंथ की लोकसभा के 2/3 चाहिए, और अगर राज्यसभा में कराना है तो 2/3 चाहिए राज्यसभा की। यहाँ टोटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ना कि जो व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, नहीं। जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, जैसे 545 लोकसभा की है, राज्यसभा के केस में 250 हैं, तो इसलिए जो टोटल स्ट्रेंथ है इसका 2/3 चाहिए। तो यह बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है इसको पास कराना। ऑलमोस्ट ऐसा हम कह सकते हैं कि जब कभी भी राष्ट्रपति को हटाने की नौबत आएगी इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू, तो उस केस में जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, दोनों का साथ आना जरूरी होगा, नहीं तो यह कभी पास ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस केस में 2/3 मेजोरिटी टोटल स्ट्रेंथ की चाहिए होती है, और एक बार 2/3 मेजोरिटी से अगर लोकसभा में भी पास हो गया तो वो फिर राज्यसभा को जाएगा, और अगर राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा को जाएगा, और अगर लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा को जाएगा। और जब दोनों के यहाँ से पास हो जाएगा तो उसी समय से राष्ट्रपति का अपने पद से हटना मान लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को क्या पावर्स दिए गए हैं और क्या सब उनके फंक्शंस हैं। तो राष्ट्रपति के जो भी पावर और फंक्शन है उसको हम 7 हेडिंग के अंदर देखेंगे। पहला एग्जीक्यूटिव पावर होगा, लेजिस्लेटिव पावर होगा, फाइनेंशियल पावर्स होंगे, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स और इमरजेंसी पावर्स। इन सभी के अंदर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को किस किस प्रकार के पावर्स दिए गए हैं, और इनके अंदर कुछ सब हेडिंग भी होंगे जिसमें अलग अलग तरह के और भी पावर्स हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले है कि जो राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए गए हैं हम उसको देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर के तहत राष्ट्रपति को क्या सब पावर दिया गया है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के, जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उनके हेड होते हैं राष्ट्रपति। तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन यूनियन का होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही लिया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन किसका? यूनियन का। जो भी केंद्र का एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो सभी राष्ट्रपति के नाम से लिए जाएंगे। अगला क्या है कि जब पीएम को अपॉइंट करना हो यह काम राष्ट्रपति करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो यह भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन पीएम के एडवाइस पे। तो प्रधानमंत्री के सलाह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, गवर्नर्स को अपॉइंट करेंगे, सीएजी को अपॉइंट करेंगे, इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, यूपीएससी में चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। इसी तरह जो फाइनेंस कमीशन है वहाँ पर चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करेंगे। तो ये सारे काम प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। यूनियन टेरिटरी के डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाते हैं राष्ट्रपति। एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर कोई कमीशन अपॉइंट करना हो तो यह भी राष्ट्रपति का काम है। इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करना राष्ट्रपति का काम है। और इसी तरह यूनियन गवर्नमेंट के केस में
इसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी यूनियन गवर्नमेंट के बिजनेस हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, उसके लिए जो भी नियम बनाना हो, ये सभी काम राष्ट्रपति ही करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट के कार्य को चलाने के लिए, इसके कार्यकारी को चलाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जो भी रूल्स बनते हैं वो राष्ट्रपति ही बनवाते हैं, मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही बनते हैं। और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच जो एलोकेशन होता है, किस मिनिस्टर को कौन सा मिनिस्ट्री दिया जाएगा, कौन सा काम किस मिनिस्टर के पास रहेगा, यह सभी राष्ट्रपति करते हैं, मतलब राष्ट्रपति अपने नाम से करते हैं। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के केस में यूनियन गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में वह प्रधानमंत्री से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, यह भी राष्ट्रपति का काम है। और जो भी शेड्यूल्ड एरिया है उसके केस में, और जो ट्राइबल एरिया है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखना भी राष्ट्रपति का काम है। तो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के केस में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखना राष्ट्रपति का काम है। तो आज हमने इसमें कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, राष्ट्रपति पोस्ट के लिए क्या कंडीशन है, राष्ट्रपति को किस तरह से पोस्ट से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है इसको हमने देखा। अगले लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के बाकी सारे पावर्स देखेंगे, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना है।